हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे सार्क के बारे में। सार्क क्या है, स्टेब्लिशमेंट, हेडक्वार्टर कहाँ है, मेंबर कंट्री कौन से हैं, इसके ऑब्जेक्टिव क्या है, एसोसिएशन का प्रिंसिपल ऑफ सार्क के क्या है, उसके बाद डिसीजन मेकिंग कैसे होती है, सार्क की समिट कैसी है, एरिया ऑफ कॉर्पोरेशन क्या है, तो साफ्ता जो इसका ट्रेड एग्रीमेंट है उसके बारे में देखेंगे, प्रिंसिपल्स ऑर्गन है उसके बारे में जानेंगे, रीजनल सेंटर और स्पेशलाइज्ड एजेंसी हैं जो उसके बारे में हम बात करेंगे। उसके बाद इंडिया में सार्स की क्या इंपॉर्टेंस है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले सभी से ये रिक्वेस्ट है कि अगर आपने ये यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे आप लाइक जरूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सार्क का मीन्स है साउथ एशिया एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। इसको आप कॉरपोरेशन वर्ड याद रखिए, ये कॉरपोरेशन वर्ड है, इसमें कॉरपोरेट या कंबाइंड वर्ड इसमें नहीं आता। तो सार्क जब वो स्टेब्लिश हुई थी 8 दिसंबर 1985 को, ये ढाका में स्टेब्लिश हुई जहां इसकी फर्स्ट मीटिंग हुई थी 1985 को, और वहीं पे इसका जो चार्टर है सार्क का वो साइन हुआ था। हेडक्वार्टर इसका काठमांडू नेपाल में है। सार्क है जो वो वर्ल्ड का 3% एरिया इसमें आता है और 21% जो पॉपुलेशन है वो सार्क के देश में आती है, और 4.21 जिसे कि हम 3.67 ट्रिलियन यूएस डॉलर ग्लोबल इकोनॉमी इसमें कवर होती है। टोटल सार्क के 8 मेंबर्स हैं। मेंबर स्टेट जिसको बोलते हैं, कंट्री बोलते हैं, तो हमें अल्फाबेटिकली देखते हैं। अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। इसमें जो अफगानिस्तान है वो लेटेस्ट जो एडिड मेंबर है एसोसिएशन का। ऑब्जेक्टिव की बात करेंगे तो सबसे पहला जो ऑब्जेक्टिव है सार्क एसोसिएशन का वो है साउथ एशिया, दक्षिणी एशिया के लोगों की जो वेलफेयर है उसको प्रमोट करना। उसके बाद कल्चरल डेवलपमेंट, सोशल प्रोग्रेस और इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ावा देना। उसके बाद जो थर्ड ऑब्जेक्ट है उसका जो कलेक्टिव सेल्फ रिलायंस है साउथ एशिया के देश के बीच में उनको बढ़ावा देना और उनको मजबूत करना। म्यूचुअल ट्रस्ट बिल्ड करना, आपस में अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करना और एक दूसरे की जो प्रॉब्लम है उसको अप्रिशिएट करना, ये इसका उद्देश्य है। उसके बाद जो फिफ्थ उद्देश्य है वो है कि इंटरनेशनल फॉर्म में जो कॉमन इंटरेस्ट के मैटर है उनके बीच में आपसी स्ट्रेंथ को, कॉर्पोरेशन को मजबूत करना। इसके बाद इंटरनेशनल और रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है जिनके सेम या सिमिलर पर्पजेस हैं, एम्स हैं, उनके साथ कोऑपरेट करना और उसके साथ अपने जो रिलेशन है उनको मजबूत करना। उसके बाद जो अदर डेवलपिंग कंट्री हैं उनको, उनके साथ अपनी जो सहयोग है उसको मजबूत करना। उसके बाद जो एक्टिव कोलैबोरेशन और आपसी सहयोग को बढ़ावा देना, आर्थिक में, सामाजिक, कल्चरल, टेक्निकल और साइंटिफिक फील्ड में। तो ये सार्क के उद्देश्य है। प्रिंसिपल्स कौन से हैं? जो सार्क एसोसिएशन का फ्रेमवर्क है ये बेस करता है जो कोऑपरेशन के, सहयोग के प्रिंसिपल एसोसिएशन के हैं वो है सॉवरेन, प्रभुसत्ता, इक्वलिटी, बराबरता, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, क्षेत्रीय एकजुटता, पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस, आर्थिक, राजनीतिक इंडिपेंडेंस और एक दूसरे के इंटरनल अफेयर्स में स्टेट के इंटरफेयर ना करना। तो ये इसके बेसिक प्रिंसिपल हैं जिन प्रिंसिपल के बेस पे ये एसोसिएशन फॉर्म की गई है। तो बात करेंगे डिसीजन मेकिंग की। तो सार्क के अंदर जो डिसीजन सभी लेवल पे होते हैं वो आपसी
सहमति के साथ लिए जाते हैं, यूनानिटी के साथ लिए जाते हैं। बायलेटरल और कंटेंजियस इशू को एक्सक्लूड किया जाता है, विचार विमर्श से, डेलिब्रेशन से एक्सक्लूड किया जाता है। जो द्वितीय या आपसी झगड़े वाले कोई इशू हैं उसको बाहर किया जाता है, उसको इसमें शामिल नहीं किया जाता। तो उसके बाद बात करेंगे सार्क समिट की। जो समिट होती है, जो कि साल में एक बार होती है, वो हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी है सार्क की। समिट में कौन शामिल होता है? समिट में हेड ऑफ स्टेट या गवर्नमेंट जो मेंबर स्टेट है उसके हेड हैं वो शामिल होते हैं, प्राइम मिनिस्टर उनके शामिल होते हैं। साल में एक बार ये समिट की जाती है। जो समिट के बाद जो डिस्कशन निकल के आता है उसको डेक्लेरेशन कहते हैं। डेक्लेरेशन में डिसीजन क्या लिए गए हैं समिट में वो उसमें होता है, और ऑब्जेक्टिव हैं जो लीडर्स के जो ऑब्जेक्टिव हैं कि इसे एक मजबूत आधार कैसे दिया जाए, किस उद्देश्य के साथ दिया जाना है। तो ये सारे ऑब्जेक्टिव और रीजनल कॉर्पोरेशन किस किस एरिया, डिफरेंट एरिया में होगी, वो सारे ऑब्जेक्टिव समिट की डिक्लेरेशन में होते हैं। इसके बाद एरिया ऑफ कॉर्पोरेशन क्या है? कॉर्पोरेशन एग्रीकल्चर, रूरल डेवलपमेंट, कृषि और ग्रामीण क्षेत्र का विकास इसके एरिया ऑफ कॉर्पोरेशन में है। नेचुरल एनवायरनमेंट, डिजास्टर एंड बायोटेक्नोलॉजी का एरिया है। इकोनॉमिक, ट्रेड एंड फाइनेंस के एरिया में आता है। सोशल अफेयर्स हैं, इंफॉर्मेशन एंड पॉवर्टी एलिवेशन है। एनर्जी, ट्रांसपोर्ट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आपसी सहयोग को बढ़ावा देना। एजुकेशन, ट्रांसफर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आपसी सहयोग को बढ़ावा देना इसका एरिया ऑफ कॉर्पोरेशन में आता है। उसके बाद आता है साफ्ता। ये क्या है? ये है साउथ एशिया फ्री ट्रेड एरिया। ये एक एग्रीमेंट है जो कि 6 जनवरी 2004 में, जो कि इसकी 12th सार्क समिट थी, इस्लामाबाद पाकिस्तान में हुई थी, उसमें ये किया गया था। ये एक ट्रेड फ्री एरिया है जो कि 1.6 बिलियन पीपल है। अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका जो कि इसके मेंबर हैं, उसमें जो कस्टम ड्यूटी है उनको कम करना, ट्रेडेड जो गुड्स हैं उसको कम करना, इस जो एग्रीमेंट है उसका उद्देश्य है। तो उसके बाद हम बात करेंगे प्रिंसिपल ऑर्गन्स क्या हैं सार्क की। जो प्रिंसिपल ऑर्गन है उसमें आता है, सबसे पहला आता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। समिट तो प्राइम मिनिस्टर या स्टेट हेड की है। उसके बाद जो उसके ऑर्गन्स हैं जो परमानेंटली वहाँ काम करते हैं उसमें आता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जिसमें फॉरेन मिनिस्टर होते हैं मेंबर स्टेट के। अलग अलग जो मेंबर देश हैं उनके जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो इसके मेंबर होते हैं। तो ये क्या काम करती है? तो सबसे पहला काम ये पॉलिसी है एसोसिएशन की, उसको फार्मूलेट करती है, उसको बनाती है। जो कॉरपोरेशन चल रही है उसको रिव्यू करती है, उसकी प्रोग्रेस को, कौन से नए एरिया में सहयोग को बढ़ावा देना है उसके ऊपर डिसीजन लेती है। कॉमन इंटरेस्ट के मैटर कौन से हैं उसके ऊपर डिसीजन लेती है। और उसके बाद एडिशनल मैकेनिज्म एसोसिएशन के अंदर क्या होगा उसके ऊपर डिसीजन लेती है। ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो साल में 2 बार आपस में मिलती है। उसके बाद आती है स्टैंडिंग कमेटी। स्टैंडिंग कमेटी में फॉरेन सेक्रेटरी इंक्लूड किए जाते हैं और ये मॉनिटरिंग करती है, कोऑर्डिनेशन का काम करती है, प्रोजेक्ट और प्रोग्राम्स को अप्रूवल का काम करती है, इंटर सेक्टर प्रायोरिटी को डिसाइड करती है, एक्सटर्नल और रीजनल जो सोर्सेस हैं उसको मोबिलाइज करती है, मूव करती है, सो दैट कि वो कॉर्पोरेशन के काम में सहयोग में लाए जा सके। उसके बाद नए एरिया कौन सी होगी कॉर्पोरेशन के उसको आइडेंटिफाई करती है एप्रोप्रिएट स्टडी के बेस पे, और ये कमेटी एज पर रिक्वायरमेंट ही आपस में मिलती है। इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है साल में कितनी बार मिलेगी, जैसे एज पर रिक्वायरमेंट होगी ये आपस में बैठक करेगी। उसके बाद टेक्निकल कमेटी आती है। तो जो टेक्निकल कमेटी होती है उसमें रिप्रेजेंटेटिव हम मेंबर स्टेट हैं वो शामिल होते हैं, जो कि रिस्पॉन्सिबल हैं इम्प्लीमेंटेशन, कोऑर्डिनेशन एंड मॉनिटरिंग के लिए, जो कि अलग अलग एरिया ऑफ कॉर्पोरेशन के प्रोग्राम हैं।
तो टोटल 6 टेक्निकल कमेटी इसके अंडर आती हैं। एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट टेक्निकल कमेटी, टेक्निकल कमेटी ऑन हेल्थ एंड पॉपुलेशन एक्टिविटी, टेक्निकल कमेटी ऑन वुमेन, यूथ एंड चिल्ड्रन, टेक्निकल कमेटी ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, टेक्निकल कमेटी ऑन ट्रांसपोर्ट, टेक्निकल कमेटी ऑन एनवायरनमेंट। तो ये टोटल 6 टाइप्स की जो कमेटी है वो टेक्निकल कमेटी के अंदर आती है। उसके बाद आती है एक्शन कमेटी। एक्शन कमेटी को स्टैंडिंग जो कमेटी है वो सेटअप कर सकती है अगर उसको ऐसा लगता है कि कोई कंसर्न्ड प्रोजेक्ट है, उसकी इंप्लीमेंटेशन के लिए स्टैंडिंग कमेटी की एक्शन चाहिए, तो वो एक एक्शन कमेटी को स्टेब्लिश कर सकती है। उसके बाद आता है सेक्रेटरीट। एसोसिएशन का एक सेक्रेटरीट है, HE एल्सरारुवान रिको जो है श्रीलंका के हैं, वो सेक्रेटरी है, सेक्रेटरी जनरल है सार्क के, जो कि 1 मार्च 2020 से ही इसके सेक्रेटरी जनरल है। उसके बाद हम बात करेंगे रीजनल सेंटर की। 1989 से ही जो इसके रीजनल सेंटर उसको स्टेब्लिश किया गया था इस पर्पज के साथ कि वो लोकल लेवल पे आपसी सहयोग को मजबूत करेंगे और बढ़ावा देंगे। तो जो लोकल सेंटर्स हैं वो अपने जो इम्प्लीमेंट हैं प्रोग्राम एक्टिविटी उसको करेगी। तो जो पहला रीजनल सेंटर था वो था सार्क एग्रीकल्चर सेंटर ढाका में, उसके बाद सार्क एनर्जी सेंटर इस्लामाबाद में, सार्क कल्चरल सेंटर कोलंबो श्रीलंका में, सार्क ट्यूबरकुलोसिस HIV एड्स सेंटर है वो काठमांडू में है, उसके बाद सार्क डिजास्टर मैनेजमेंट सेंटर है वो इंडिया में है। रीजनल सेंटर के साथ साथ इसके कुछ स्पेशलाइज्ड एजेंसी भी हैं, स्पेशलाइज्ड बॉडी भी जिसे हम कहते हैं, जो कि हैं सार्क डेवलपमेंट फंड, जो कि स्टेब्लिश हुआ है एक कंप्रीहेंसिव फंडिंग मैकेनिज्म के लिए। उसके बाद साउथ एशिया यूनिवर्सिटी है जो कि मेंबर स्टेट कंट्री है, उसको इसकी डिग्री है उसको एज रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा जैसे कि उसके नेशनल इंस्टीट्यूट की डिग्री और सर्टिफिकेट होते हैं। उसके बाद साउथ एशिया रीजनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन है, ये एस्टेब्लिश की गई थी मेट्रोलॉजिकल एक्रीडेशन एंड कन्फर्मिटी के क्षेत्र में आपसी सहयोग को बढ़ावा देने के लिए और मजबूत करने के लिए। उसके बाद आती है सार्क आर्बिट्रेशन काउंसिल, ये एस्टेब्लिश की गई इस व्यू के साथ कि कोस्ट इफेक्टिव सेटलमेंट है, जो डिस्प्यूट है वो वे ऑफ आर्बिट्रेशन उसको निपटाया जा सके रीजन के अंतर्गत ही। बात करेंगे इंडिया और सार्क की। इंडिया सार्क का फाउंडिंग मेंबर है। अब तक इंडिया 3 समिट होल्ड कर चुका है। जो सेकंड समिट हुई थी नवंबर 1986 में, उनको इंडिया ने होस्ट किया था। उसके बाद 8 समिट थी 1995 में, उसको इंडिया ने होस्ट किया था, और 14 समिट थी जो 2007 में हुई थी, उसको इंडिया ने होस्ट किया था। तो ये हमारे सार्क के ऊपर हमारा जो लेक्चर था सार्क के ऊपर था। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।